जय हिंद दोस्त। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में, आपकी अपनी फैमिली रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे और पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे दोस्त। लगे होंगे कि डेडिकेशन के साथ, अच्छी डेडिकेशन के साथ मुकाम पर पहुंचने के लिए लगे होंगे। मुकाम क्या है आप लोगों का? मुकाम है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की एक जॉब लेना। क्या? एक जॉब लेना आपका मकसद है। क्या कहेंगे? मकसद नहीं, हमारा टारगेट है। टारगेट मकसद हमारा क्या है? एस एस जी डी की एक वैकेंसी को लेना। ओके दोस्त, यहाँ तक किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, एक एक चीज़ों को अच्छे से जानेंगे। दोस्त, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आप लोग कान लगा के सुनिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, क्योंकि ये आपके हक की बात है, आप लोगों के लिए बात है। ओके, और आपके फैमिली के लिए बात है। क्या बात है कि भाई, मैं बहुत से बच्चों को देख रहा हूँ कि अभी बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? भले ही ढिलाई दे रहे हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो। क्योंकि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचेगा, आपको नुकसान पहुंचेगा। आपने अपने किस लिए आप पढ़ रहे हो भाई? क्योंकि आप एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो। और अरे इस प्रकार से करोगे तो कैसे चलेगा? आप लोग हर रोज़ ढिलाई बैठोगे, हर रोज़ क्लासेस नहीं करोगे, हर रोज़ अगर गैप करोगे तो कैसे चलेगा? मैंने पहले भी आपको बताया कि गैप, एक दिन का गैप आपका एक महीने के बराबर हो जाता है मेरे दोस्त। क्योंकि आप एक दिन गैप नहीं करते हो, एक दिन में कितने सब्जेक्ट छोड़ते हो? सोचो, कितने सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, जो भी सब्जेक्ट, तो सारे सब्जेक्ट को आप लोग छोड़ देते हो एक दिन में। जब एक दिन में वो सब्जेक्ट छोड़ते हो तो वो एक दिन आपका, आपसे भी जो दूसरा बच्चा तैयारी करता है वो एक दिन आपसे एक दिन आगे चला जाता है। और आप सोचो, आपने महीने में अगर एक हफ्ता ऐसे छोड़ दिया तो सोचो वो बच्चा कितना आगे जाएगा बच्चा। तो भाई प्लीज़ बी कंटिन्यू, लगातार लगे रहो दोस्त। तैयारी में ढिलाई मत बरतो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी भी ढिलाई बरती और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब क्या है? आप अपनी राह से भटक सकते हो। एक अपनी जॉब के लिए जो कर रहे थे ना तैयारी, वो जॉब आपकी जा सकती है आपके हाथों से। और फिर बात आती है कि आपके माँ बाप का सपना। माँ बाप का सपना, माता पिता जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छी से सरकारी जॉब में लग जाए, उनका सपना आप लोग फिर तोड़ दोगे। तो मैं तो नहीं चाहता कि आप वो बच्चे बने जो आपकी माँ बाप के सपने को तोड़ सके। आपके माँ बाप क्या कहते हैं कि मेरा लड़का एक सरकारी जॉब में लग जाए, बस इतना ही चाहूँगी मैं, चाहूँगा मैं। माता पिता यही चाहते हैं। ओके बहन, ओके भाई, दोनों मेरे बहन भाई, गुड़िया गुड्डा, मैं सबसे बोल रहा हूँ, बड़े हैं छोटे हैं, सारे लोगों से बोल रहा हूँ ये चीज़। आप लोग रिमाइंड कर लीजिए, हर बार मैं यही कहता हूँ कि तैयारी को लगातार रखें, विस्तार से रखें और तैयारी में कोई ढिलाई न बरतें। ओके दोस्त, ये बात हो चुकी है, आप लोगों के भविष्य की बात थी इसलिए मैंने बोल दी। भाई एक बार कहूँगा, अगर लोग मान लोगे तो अच्छी बात है, कि बड़े भाई छोटे भाई समझ के जो भी कहूँगा मान लो, अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी क्या है, मैं क्या समझा सकता हूँ आप लोग को, आप लोग समझना आपके हाथ में है, क्योंकि मैंने कहना मेरे हाथ में होता है। ओके दोस्त, अब मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक की। टॉपिक दोस्त हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री को। किसको कर रहे हैं? इतिहास को हम लोग कर रहे हैं। इतिहास में हम लोग करते करते सातवाहन वंश को कवर कर चुके थे। सातवाहन वंश को कवर करने के बाद हम लोग हिंद यवन शासकों को भी हम लोग कवर कर चुके थे। हिंद यवन शासकों के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके थे, वो लोग कैसे आए थे, कहाँ इन्होंने शासन किया, कहाँ निवास किया, कितने कितने शासक थे, सारी कुछ चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। क्या कहेंगे दोस्त? सारी चीज़ हम लोग इस पर जान चुके हैं दोस्त। यहाँ तक मेरा दोस्त किसी को कोई डाउट होगा तो बता दीजिए दोस्त, कमेंट बॉक्स में क्लियर करूँगा। ओके भाई, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा कौन सा टॉपिक था इस बार? हमारा क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि हमारा टॉपिक होने वाला शक वंश। शक वंश की शुरुआत कहाँ से हुई? शक वंश कहाँ से आया? शक जो लोग थे वो कहाँ से आए? जैसे कि बहुत से क्या बोलते विद्वान, बहुत से विद्वान बोलते कि शक जो थे कहाँ से आए? शक आए हैं मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आके ये भारत में बसे। अब जब मध्य एशिया से आके भारत में बसे तो ये कौन से व्यक्ति जो पहला शासक बना भारत में आने के बाद, किसका शक होगा? तो ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे। बस जुड़े रहिए एक वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। फिर चलिए मार्कर ले लूँ। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? शक, सॉरी, किसके? शक वंश या साम्राज्य, शक साम्राज्य के बारे में। शक साम्राज्य, इस साम्राज्य को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसके क्या कहते हैं? सीरियन। क्या नाम से बोलते हैं? हम बोलेंगे सीरियन साम्राज्य। क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे सीरियन। क्या कहेंगे? सीरियन साम्राज्य।
अगर हम बात करें कि ये साम्राज्य सीरियन साम्राज्य कहलाता है, इसमें क्या चीज़ हुई है, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे ये साम्राज्य कहाँ से आया था। ये जो व्यक्ति जो शक व्यक्ति थे कहाँ से आए थे, तो आप लोग कहेंगे भैया ये लोग आए थे मध्य एशिया से। कौन से एशिया से आए थे, तो आप कहेंगे मध्य एशिया से। कहाँ से, एशिया से। तो आप लोग कहेंगे भैया ये जो व्यक्ति थे वो मध्य एशिया से आए। अब बात करें मध्य एशिया से, तो ये आगे जब ये आए यहाँ पे बसे, तो भी इन लोगों को एक शासक भी चाहिए होता है, क्योंकि इनका नेतृत्व कर सके, इन लोगों के बारे में भला बुरा अच्छा बुरा सब कुछ सोच सके। तो जो शक शासक था, तो प्रथम शक शासक कौन हुआ है, तो प्रथम शक शासक हम लोग कहते हैं मोग। कौन कहेंगे, मोग जो था प्रथम शक शासक हुआ है। ओके, क्या कहेंगे, प्रथम शक शासक। आप लोग कहेंगे भैया प्रथम शक शासक है मोग, मोगा। क्या कहेंगे, मोग या फिर मोगा। ओके, ये है प्रथम शक शासक। ये प्रथम शक शासक भारत में आ जाता है। अपने भारत में आने के बाद ये क्या करता है, कुछ शाखाओं का निर्माण करता है। तो हम वो बात करेंगे जो शक हैं उनकी 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं, शक की 5 शाखाएं, जो 5 शाखाओं का मतलब क्या है, यहाँ पे ये लोग बसे, 5 स्थानों पर ये लोग बसे। तो कौन कौन सी वो शाखाएं थी भारत में जो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करें, क्या कहेंगे, सॉरी, शकों की 5 शाखाएं। क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे भैया शकों की 5 शाखाएं हैं। कहाँ पे है भैया, उस समय के भारत में। क्या कहेंगे, उस समय के भारत में। उस समय पाकिस्तान तो अलग था नहीं, पाकिस्तान भारत के साथ शामिल था उस समय, तो वो तो भारत का हिस्सा था ना। तो उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग जब ये लोग आए थे। ओके, करीब करीब कितने 150 के आसपास बोलेंगे, 130-150 के आसपास बोलेंगे, 70 AD के आसपास। ओके, क्या कहेंगे, पहला भाग कौन सा, अफगानिस्तान वाला। क्या कहेंगे, अफगानिस्तान वाला। कौन सा, क्या कहेंगे आप कहेंगे पहला जो भाग था वो था अफगानिस्तान वाला हिस्सा, जहाँ पर ये लोग आए थे। क्या कहेंगे, पहला अफगानिस्तान वाला हिस्सा। ओके, अफगानिस्तान वाला भी हिस्सा कौन सा, जिसे हम दक्कन वाला हिस्सा कहते हैं। क्या कहेंगे, दक्कन वाला। ओके, फिर बात करें दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है, तो आप कहेंगे दूसरे नंबर पे पंजाब। क्या कहेंगे, आप कहेंगे दूसरे नंबर पे आ जाता है पंजाब वाला हिस्सा। फिर बात करें कौन सी शाखा, शाखा नंबर 3, शाखा नंबर 3 कौन हो जाएगी, उसकी हो जाएगी, आप लोग कहेंगे शाखा नंबर 3 हो जाएगी मालवा। आप लोग कहेंगे भैया शाखा नंबर 3 हो जाएगी मालवा। ओके जी दोस्त, फिर बात करते हैं शाखा नंबर 4। ये कौन सी, ये उत्तरी क्षत्रप। क्या कहते हैं, इनको क्षत्रप कहा जाता है एक शाखा को। ओके, तो क्या कहेंगे, उत्तरी क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप। अब भैया आप बात करेंगे कि उत्तरी क्षत्रप कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे, तो आप कहेंगे उत्तरी क्षत्रप कहाँ से कहाँ तक, तक्षशिला से कन्नौज तक ये लोग फैले हुए थे। क्या कहेंगे, तक्षशिला से कन्नौज तक। शिला से कन्नौज, सॉरी कन्नौज नहीं, उज्जैन। क्या कहेंगे, उज्जैन, कन्नौज बोल दिया, सॉरी दोस्त। क्या कहेंगे, उज्जैन, उज्जैन तक फैली हुई थी। अब बात करें 5वीं शाखा, तो 5वीं शाखा कौन सी हो गई, ये हो जाएगी पश्चिमी क्षत्रप। क्या कहेंगे, पश्चिमी क्षत्रप। ओके दोस्त, पश्चिमी क्षत्रप क्या कहेंगे, ये कहाँ से था कहाँ तक, ये थी नासिक से उज्जैन। ओके, क्या कहेंगे, ये थी भैया नासिक से उज्जैन। अच्छा दोस्त, आप मुझे बताएं उज्जैन में क्या लगता है, उज्जैन में एक मेला लगता है, वो कौन सा मेला लगता है, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग। ओके, बताओ दोस्त कि उज्जैन में कौन सा मेला लगता है। ये आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है। ओके, इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और लाइक भर के आने चाहिए, भर भर के लाइक आने चाहिए। मैं दोस्त आपसे एक उम्मीद करूँगा कि आप लोग कम से कम आज 1000 लाइक तो कर सकते हैं। कितने, 1000 लाइक, ज़्यादा उम्मीद नहीं करता मैं आपसे, 1000 लाइक से उम्मीद करता हूँ। ओके दोस्त, करिएगा ज़रूर। ओके दोस्त, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इनकी शकों की 5 शाखाओं के बारे में। अब ये 5 शाखाएं कहाँ कहाँ स्थित थी मैंने बता दिया, अफगानिस्तान, पंजाब, मालवा, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। ये नासिक उज्जैन सब कुछ एरिया में फैली थी। जैसे बात करें भारत के मैप पे, तो भारत का मैप कुछ इस प्रकार से है। ओके, तो यहाँ पे अफगानिस्तान वाला एरिया था। ओके, अगर आप इधर जाएंगे तो इधर पंजाब का एरिया पड़ जाता है, और फिर नीचे आ जाएंगे तो दक्षिणी क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप ऊपर की तरफ, नीचे क्या दक्षिणी, उत्तरी ऊपर की तरफ उत्तरी क्षत्रप। तो ये 4 क्षत्रप थे, 5 हिस्सों में डिवाइड था। ओके, और मालवा वाला हिस्सा इधर ही पड़ जाता है। ओके, तो ये क्या हुआ, ये भारतीय मैप पर ऐसे ऐसे डिवाइड है।
यहाँ तक किसी दोस्त को कोई डाउट हो तो मुझे बता दे, मैं उसको कोशिश करूँगा क्लियर करने की। अगर किसी दोस्त को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कौन कौन सी शाखाएँ रही हैं, किस किस शाखा ने शासन किया है। ओके, चलिए दोस्त, मैं इसको अब क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि जब ये शाखाएँ हो गई उसके बाद शासक कौन आया, शासक बना कौन। प्रथम शासक तो मैंने आपको बता दिया, प्रथम शासक कौन था, मोक। उसके बाद कौन शासक आया, उसके बाद एक नाम सुनते हैं जिसका नाम है क्या, एक नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, रुद्रदमन। रुद्रदमन कौन था आखिरकार, तो आप कहेंगे रुद्रदमन एक शक शासक था। क्या कहेंगे, रुद्रदमन, रुद्रदमन, क्या कहेंगे, रुद्रदमन, रुद्रदमन। अब ये जो रुद्रदमन इसने शासन कब से कब तक किया, तो आप कहेंगे रुद्रदमन ने जो शासन किया 130 से लेके, क्या कहेंगे, 130 से लेके 150 बीसी तक। क्या कहेंगे, 130 से लेके 150 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ओके, ये बीसी बोल दिया मैंने, एडी बोलना चाहिए था। एक क्या कहेंगे दोस्त, 130 से लेके 150 एडी तक इसने शासन किया। किसने किया, क्या कहेंगे, रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने 150 एडी तक शासन किया। अब यह रुद्रदामन के बारे में थोड़ी एक दो चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि हम बात करें, कौन से बात करेंगे, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी करवाया, तो आप लोग कहेंगे जूनागढ़ जो अभिलेख है वो रुद्रदामन ने जारी करवाया था। क्या कहेंगे, रुद्रदामन ने जारी करवाया था। ये किस शाखा से संबंध रखता था, ये पश्चिमी क्षत्रप। क्या कहेंगे, पश्चिमी क्षत्रप शाखा से संबंध। क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे इसका संबंध किस शाखा से थे, तो आप कहेंगे पश्चिमी शाखा से इसका संबंध हुआ करता था। और क्या कहेंगे भैया, और कहेंगे, आप कहेंगे ओके, इसने क्या, जूनागढ़ अभिलेख, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या कहेंगे, जूनागढ़ अभिलेख, लेख जारी किया, या बोलें कराया। क्या किया, इसने जूनागढ़ अभिलेख जारी करवाया था। ओके दोस्त, जूनागढ़ अभिलेख जो जारी करवाया वो कौन सी भाषा में था, क्योंकि आप लोग जानते हैं, शायद नहीं जानते होंगे तो बता देता हूँ। क्या कहते हैं कि रुद्रदामन जो था वो संस्कृत का विद्वान था, ये संस्कृत को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो इसको संस्कृत के बारे में बड़े ही जानने का क्या होता था, उत्साह होती थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की। तो इसने क्या किया, जो ये जूनागढ़ अभिलेख जो जारी करवाया वो किस भाषा में करवाया था, तो आप कहेंगे विशुद्ध, कौन सी भाषा में, विशुद्ध संस्कृत भाषा में। क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे भैया कि ये विशुद्ध संस्कृत भाषा में इसने जारी किया। जारी कौन सी भाषा, विशुद्ध संस्कृत भाषा में जारी करता है। ओके दोस्त, जारी करने के बाद क्या करता है, और क्या कहते हैं, जो ये जूनागढ़ अभिलेख है, इसी से हमें एक झील के बारे में जानकारी मिलती है। झील कौन सी होती है, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का कई बार निर्माण किया गया है, जिसको बोलते हैं पुनः निर्माण या फिर पुनः जीर्णोद्धार। तो ये किसने किया है, इसी से क्या, सुदर्शन, क्या कहेंगे, सुदर्शन झील के बारे, क्या कहें, झील के बारे में जानकारी मिलती है, जिनके बारे में जानकारी, क्या कहेंगे आप लोग, इसी से हमें इसकी झील के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सी, सुदर्शन झील के बारे में। ओके दोस्त, सुदर्शन झील आखिरकार बात करें तो ये कौन सी झील है, ये आप लोग कहेंगे गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, तो आप लोग कहेंगे वर्तमान गुजरात में स्थित है, सुदर्शन झील गुजरात में है। ओके दोस्त, अगर बात करें इसका निर्माण, तो जो सुदर्शन झील थी इसका निर्माण किसने करवाया, तो आप लोग कहेंगे सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल, किसने, पुष्यगुप्त ने करवाया था। क्या कहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल पुष्यगुप्त ने करवाया। निर्माण की बात करें तो निर्माण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल। अब ये इनका राज्यपाल कौन था, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया राज्यपाल कौन था, तो राज्यपाल कहेंगे पुष्यगुप्त। क्या कहेंगे,
पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था, किसका? सुदर्शन झील का। फिर क्या हुआ? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, इससे क्या किया? कुछ नहरें भी निकलवाई। क्या किया? कुछ नहरें निकलवाई, जिससे क्या हुआ कि खेतों को पानी मिल सके, आसपास के इलाकों में पानी प्रोवाइड हो सके इससे। तो क्या किया? इससे कुछ नहरें भी निकलवाई। तो यहाँ पे मैं निकले तो नहरें, नहरें निकलवाई। क्या किया भैया? तो आप कहेंगे नहरें निकलवाई। ओके, नहरें निकलवाई, तो ये किसने, ये किसका, ये कार्य किसने किया? तो आप कहेंगे नहरें निकलवाने का कार्य किस व्यक्ति ने किया था? तो आप कहेंगे नहर निकलवाने का कार्य किया है पुष्य से तुष्य, क्या कहेंगे? तुष्य। ओके, तुष्य ने किया, जो कि कौन था? अशोक का, अशोक का राज्यपाल। ये कौन था? तुष्य। तो आप कहेंगे तुष्य जो था अशोक का राज्यपाल था। ओके दोस्त, तुष्य जो था वो अशोक का राज्यपाल था। अब यहाँ तक आप लोग कहाँ तक जाने? ओके, मैं एक बार फिर बता देता हूँ क्या चीज़ जाने हम लोग। हम लोगों ने जाना रुद्रदामन के बारे में। रुद्रदामन कब से कब तक शासन करता है? ये 130 से लेके 150 एडी तक शासन करता है। इसने क्या किया? इसने क्या कार्य किया? ये इसने जूनागढ़ अभिलेख जारी करवाया। जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे हमें एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हम सुदर्शन झील कहते हैं। सुदर्शन झील के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। अब जो जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये सुदर्शन झील निर्माण किसने करवाया, किसने इसको बनवाया? तो आप लोग कहेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था, राज्यपाल का नाम क्या था? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अब निर्माण करवाने के बाद कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति था जो कि अशोक का राज्यपाल था। अशोक के राज्यपाल को लगा कि नहीं, इससे नहरें भी निकलवानी चाहिए, जिससे क्या रहेगा, आसपास के खेतों में खेती के लिए पानी प्रोवाइड हो सके। तो उसने क्या किया? उसने नहरें निकलवा दी। तो नहरें निकलवाई, ये व्यक्ति कौन सा? वो था तुष्य। क्या कहेंगे? तुष्य ने उसने नहरें निकलवाई। ये कौन था? अशोक का राज्यपाल था। ये जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, किस भाषा में जारी किया? तो आप लोग कहेंगे विशुद्ध संस्कृत भाषा में। विशुद्ध का मतलब बिल्कुल शुद्ध संस्कृत भाषा में। ओके, तो ये विशुद्ध संस्कृत भाषा में इसने जारी करवाया। ओके दोस्त, ये किस शाखा से संबंध रखता था रुद्रदामन? तो आप कहेंगे क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप, ना कि उत्तरी। कौन सा? पश्चिमी क्षत्रप शाखा से संबंध रखता था। ओके दोस्त, यहाँ तक क्लियर है? ओके, फिर एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जैसे हम बात करते हैं विक्रम संवत के बारे में, मैं यहीं पे बताया, चलो यहीं पे इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा, फिर बता देता हूँ। ओके, अगर बात करें हम लोग विक्रम संवत के बारे में, तो आप लोग जानते हैं कि विक्रम संवत चला था, कब चला था? आप लोग कहेंगे कि 757 एडी में। क्या कहेंगे? 57 एडी में से लेके कब तक? 58 बीसी तक। क्या कहेंगे? 57 बीसी से लेके 57 ओके एडी तक चला। क्या कहें? सॉरी, एडी बोल रहा हूँ, बीसी बोल रहा हूँ, सॉरी एडी तक। क्या बोलेंगे? 57 से लेके 57 एडी से लेके 58 एडी, जिसको हम लोग 57 एडी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? लगभग ये तारीख मानी जाती है। ओके दोस्त, आप लोग उज्जैन के एक राजा थे जिस शकों को जारी करवाया। उज्जैन के एक राजा थे, क्या कहेंगे? उज्जैन के एक राजा थे जिन्होंने क्या किया? शकों को हराया। जब ये शकों को हरा देते, शकों को हराने की जीत में ये क्या करते हैं? विक्रम संवत की शुरुआत करते हैं। ओके, जो ये राजा थे उसने किस अपने आप को कौन सी उपाधि दी? इसने अपने आप को उपाधि दी शाक्री विक्रमादित्य। क्या किया? शाक्री विक्रमादित्य। ओके, तो इसी के नाम से हम लोग विक्रम संवत की शुरुआत मानते हैं। क्या कहते हैं? विक्रम संवत की शुरुआत मानते हैं। ये विक्रम संवत जो है वो हम लोग अपने किसमें संसद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विक्रम संवत का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्त, और फिर इसके बाद से 57 एडी में विक्रम संवत की शुरुआत हो गई। संवत चला, क्या कहेंगे? इसके बाद विक्रम संवत चल जाता है। कब से? विक्रम संवत 50 एडी से लेके। ओके, ये चीज़ थी। उज्जैन का एक राजा था जो हर शक को हराता है। शक को हराने के बाद वो एक विक्रम संवत की शुरुआत करता है। उसने अपनी आप की उपाधि कौन सी दी? विक्रम
उसने सक्रिय विक्रम आदित्य की उपाधि ली जो कि 57 AD में ली। उसके बाद उसने इसी के उस समय चला विक्रम संवत, तो उसको ये कहा गया, क्या कहा गया, विक्रम संवत। ओके दोस्त, यहाँ तक किसी मेरे भाई बहन बंधु को किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, कमेंट जरूर किया करो, मैंने हर बार बोला है कमेंट जरूर करो, बताओ मेरे को मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपको। थोड़ा कोई मुझे इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो बताओ कि भैया आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बताओ मुझे यार, क्योंकि मेरे को जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं तो मैं कैसे आप लोगों के लिए बेटर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप लोग भी मुझे बताओ कि भैया नहीं थोड़ा और बेटर कर सकते हो आप, तो मैं कोशिश करूँगा और बेहतर करने की। ओके दोस्त, बाकी मुझे लगता है कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, संपूर्ण तो नहीं हो कि संपूर्ण तो कोई नहीं होता अपने आप में, पर जहाँ तक मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो बेस्ट दे रहा हूँ। बाकी अगर कोई कमी रह जाती है ज़रूर बताओ दोस्त कि भैया कुछ कमी है, आप लोग क्लियर करेंगे। ओके, बात करते हैं इसका जो अब क्या बोले सुदर्शन झील, तो जो सुदर्शन झील तो इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, क्या कहें जीर्ण उद्धार। ओके, जीर्ण उद्धार, क्या कहेंगे जीर्ण उद्धार। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है भैया, उसको दोबारा से बनाया, उसको जीवित किया, दोबारा से उसको निर्माण करवाया, क्योंकि वह पहले खत्म होने वाली थी, समाप्त होने वाली थी, तो उसका क्या कहेंगे दोबारा से निर्माण करवाया, तो क्या कहेंगे जीर्ण उद्धार करवाया। तो ये किसने करवाया था, आप लोग कहेंगे ये इसने करवाया, किसने, रुद्रदामन ने। क्या कहेंगे रुद्रदामन ने कहा, और किसने किया, रुद्रदामन के कहने पर किसने किया, शुभी सखा, सुबी सखा ने किया। ओके भैया, रुद्रदामन ने कहा और सुगी सखा ने ये काम में किया। ओके, इसका जीर्णोद्धार किया। अब बात करें पुनः जीर्णोद्धार की बात करें भैया, तो क्यों पुनः जीर्णोद्धार, मतलब कि उसका दोबारा से उसको देख रेख के लिए किसने अच्छे से विकसित किया, तो आप लोग कहेंगे पुनः जीर्णोद्धार। पुनः जीर्णोद्धार भैया आप लोग कहेंगे, तो पुनः जीर्णोद्धार क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे स्कंद गुप्त। कौन कहेंगे, स्कंद गुप्त। आप लोग कहेंगे भैया पुनः जीर्णोद्धार किया जो किया स्कंद गुप्त ने। ओके, इसके समय पर ये काम हुआ। ओके, इसके समय पर ये काम हुआ था, स्कंद गुप्त पुनः जीर्णोद्धार का काम। ओके दोस्त, अब और जानते हैं जैसे कि आगे जूनागढ़ अभिलेख से हमें किस किस के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख किसने, रुद्रदामन ने जारी करवाया। उस अभिलेख से हमें किस किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है और क्या जानकारी मिलती है, चलिए जानते हैं। जूनागढ़ अभिलेख से, तो भैया जूनागढ़ अभिलेख से सबसे पहले हमें रुद्रदामन के बारे में पता चलता है। क्या कहेंगे, रुद्रदामन के बारे में पता चलता है, दामन। उसके बाद हमें पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ओके, क्या कहेंगे, मौर्य के बारे में पता चलता है कि मौर्य ऐसे ऐसे थे। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य जिसमें शासक था। ओके, फिर बात करें हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पता कर सकते हैं इसके अंदर। क्या कहेंगे, सम्राट अशोक के बारे में। ओके दोस्त, अशोक के बारे में हमें इसके बारे में मिला, ये शासक थे जिनके बारे में इसके हमने यहाँ से जानकारी मिली है और थी। ओके, तो ये शासक थे। क्या इन शासकों के बारे में इसके बारे में यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ये शासक थे, जैसे रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के बारे में किससे, जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। और दोस्त जूनागढ़ अभिलेख, आप लोग कहेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्त यहाँ तक हम लोगों ने शक वंश को पढ़ लिया, शक साम्राज्य को पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पल्लव वंश को भी पढ़ लेते हैं। ओके दोस्त, पल्लव वंश में कौन कौन से शासक हुए क्या कहूँ, क्योंकि शक में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको जानना क्या विक्रम संवत कब शुरुआत हुई। ओके दोस्त, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी करवाया और जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, दूसरी बात। तीसरी बात, सुदर्शन झील कहाँ स्थित है, किसने इसका निर्माण करवाया, ये सब चीज़ें आप लोग जान सकते हो और इसमें कोई जानने के लिए है नहीं। ओके दोस्त, चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे, क्या करेंगे, पल्लव वंश के बारे में। क्या कहेंगे, पल्लव वंश। पल्लव वंश में ज़्यादा कुछ है नहीं, दो बातें उसके बारे में, संस्थापक और राजा। ओके, ये कहाँ पे रहते थे, बस पल्लव,
सॉरी पल्लव नहीं, पहलव। पल्लव यार कुछ चीज़ और याद आ गई थी। पहलव, क्या कहेंगे, पहलव, पहलव वंश। ओके दोस्त, क्या कहेंगे आप लोग, कहेंगे पहलव वंश। जैसे हम क्या कहते हैं, पर्शियन, क्या कहते हैं, पार्सियाई, पर्शियन भी जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पहलव वंश को हम लोग पार्शियन के नाम से भी घोषित करते हैं। अब बात करें इस वंश का संस्थापक कौन रहा है, तो आप लोग कहेंगे संस्थापक। तो बताओ भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में संस्थापक कौन रहा है। तो संस्थापक आप कहेंगे मिनांडर। मिनांडर तो नहीं हो सकता, क्योंकि मिनांडर तो उधर था, किधर, हम लोग जब पढ़ रहे थे कौन सा, हिंदी अपने शासक, उधर को हम लोग मिनांडर को पढ़ा था, नहीं इधर को नहीं है। ओके, क्या कहेंगे, इधर को नहीं है। ओके, ये भाषा कहाँ की है बताइए। ओके दोस्त, तो ये मिठा डम्प्स, यार इसका नाम ऐसा है ना कि दिमाग खा लेता है ये भाई साहब। ओके, ये नाम है। ओके दोस्त, ये लोग आए कहाँ से, ये ईरान से। और बस खत्म, ये इनके बारे में कुछ नहीं जानना, शासक जानना, आए कहाँ से, बस यहाँ तक ये था इसके बारे में। अब हम लोग जानेंगे चौथे वंश के बारे में, जिसको हम कहते हैं कुषाण वंश, कहते हैं कुषाण। इसमें थोड़ा ज़्यादा जानकारी है तो इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, इसको हम किस वंश के नाम से जानते हैं, ये कहाँ से आया, ये मध्य एशिया से आया। जैसे हम क्या कहते हैं, मध्य एशिया से आए थे ये लोग। मध्य एशियन भी कहते हैं इनको, एशिया, ये एशियन। ओके, ओके दोस्त, अब हम लोग कुषाण के बारे में जानते हैं। कुषाण के बारे में जाने तो ये यूची जाति से संबंध रखते थे। कौन सी जाति, यूची जाति। यूची एक प्रकार की जाति होती है जिनसे ये लोग संबंध रखते थे। क्या कहेंगे आप लोग, आप कहेंगे भैया कि ये है यूची जाति के लोग। क्या कहेंगे, ये ऊंची यूची जाति के लोग थे, ऊंची बोल रहा हूँ, यूची जाति। कौन सी जाति, यूची जाति के लोग थे। ओके बॉस, अब हम लोग बात करते हैं इसके वंश के संस्थापक। क्योंकि किसी वंश को पढ़ने से पहले उसके संस्थापक के बारे में जानना जरूरी होता है। जो उसका पिता है, उस वंश को लाने की उसकी कोशिश रही है। ओके, तो ये कौन सा हम लोग जानते हैं, कुजुल कुडफिशिस। क्या किस नाम को जानते हैं, कुजुल कुडफिशिस। आपने बहुत जगह सुना भी हो इस नाम को, बहुत जगह बहुत से बच्चों ने सुना भी होगा इस नाम को कि कुडुल कुडफिशिस, पर जानते नहीं है कौन व्यक्ति था। तो आप लोग जान जाइए, कुडुल कुडफिशिस कुषाण वंश का शासक था, संस्थापक था उस वंश का। क्या बोलेंगे, कुजुल कडफिशिस। ओके, कुजुल कडफिशिस। ओके, कुजुल कडफिशेस। ओके, ये इस वंश का संस्थापक था। इसने इस वंश को संस्थापक वास्तविक आगे बढ़ाने की कोशिश करी। पर अब बात करें वास्तविक संस्थापक कौन हुआ इस वंश का, तो आप लोग कहेंगे वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, वास्तविक संस्थापक। तो आप कहेंगे भैया इस वंश का वास्तविक संस्थापक जो है बिम कुडफिशिस है। क्या बोलेंगे, बिम कुडफिशिस। ओके, गुम कुडफिशिस बोल रहा हूँ, सॉरी बार बार। क्या कहेंगे, कडफिशिस, बिम कडफिशिस। इस वंश का वास्तविक संस्थापक मतलब क्या होता है भैया, वास्तविक संस्थापक मतलब है कि उस वंश को उसने समृद्ध किया हो, बहुत उसमें अच्छे अच्छे कार्य किए हो, उस वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश करी हो, तो उसको कहते हैं वास्तविक संस्थापक। उस वंश को अच्छे कार्य के लिए किया हो। क्या कहेंगे, उसके समय वो वंश बोले उसका साम्राज्य खुशहाल था, अच्छा था, जीवन व्यतीत अच्छे हुआ करते थे, सारी चीज़ें अच्छी प्रवाह होती थी, तो उसको कहते हैं वास्तविक संस्थापक, अच्छी प्रकार से उसकी स्थापना करे। ओके दोस्त, यहाँ तक किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइए, कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए फिर बढ़ते आगे आगे जानते हैं और इसके बारे में। जैसे कि बात करें, सोने के सिक्के जारी करवाए। क्या करवाए, कुजुल कुडफिशिस ने क्या करवाया, सोने के सिक्के ही इन लोगों ने जारी करवाए। क्या कहेंगे, कुषाण वंश के व्यक्ति जो थे इन लोगों ने क्या करवाए, सोने के सिक्के जारी करवाए। क्या कहेंगे, पल्लव हम खत्म कर चुके हैं। अब किसके बारे में बात करें, कुषाण शासकों के बारे में। तो इसमें ही एक ही टॉपिक में हम लोग सारे शासक कवर कर लेंगे दोस्त। ये वाला वीडियो शक शासक क्लियर, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। ओके दोस्त, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोने के सिक्के,
भैया बड़े अमीर थे ये लोग। सोने के सिक्के देख रहे हो, सोने के सिक्के जारी कर रहे हो इस समय, सोने के सिक्के जारी किए। हमें तो भाई 1 रुपये मिलता भी नहीं सोने का पड़ा हुआ। ओके, क्या कहेंगे, सोने के सिक्के जारी किए। और क्या कहेंगे, एक तरफा यूनानी लिपि, क्या कहेंगे, एक तरफ जो था यूनानी लिपि में लिखा हुआ था जो सोने का सिक्का, मान लो ये अपना, मान लो ये 5 का सिक्का जब अपना होता है तो, या बोलो 1 का सिक्का जब होता है तो 1 के सिक्के पे क्या लिखा होता है, एक तरफ तो जो अशोक स्तंभ बना होता है और दूसरी तरफ 1 रुपये लिखा होता है। तो ये एक तरफ 1 रुपये और एक तरफ अशोक स्तंभ बना हुआ है, तो इस प्रकार से कुछ बना हुआ था। ओके, तो ये एक तो राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। तो बात करें अगर ऊपरी हिस्से पे, तो पहले हिस्से पे क्या लिखा होता है, पहले पे, पहले पे क्या था, तो आप लोग कहेंगे पहले पे क्या बना हुआ था, पहले पे कहेंगे, पहले पे आप लोग कहेंगे यूनानी लिपि में लिखा हुआ था। तो पहले तो पे ये यूनानी लिपि में लिखा हुआ था। फिर क्या कहेंगे, दूसरी तरफ जो था, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, पहली तरफ तो यूनानी लिपि में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें मिली। कौन सी, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था, खरोष्टी लिपि, क्या कहेंगे आप लोग, दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि। और क्या हुआ, अलग अलग जो सिक्के प्राप्त हुए उनमें अलग अलग आकृतियाँ प्राप्त हुई। कौन कौन सी, जैसे बैल की बोले, शिव की बोले, और बहुत सारी आकृति वहाँ से हम लोगों को प्राप्त होती हैं, नंदी की वगैरह की, ये सब आकृतियाँ। आकृति क्या बोलेंगे, शिव, शिव की आकृति, नंदी की आकृति, नंदी की, और क्या कहेंगे, बैल की आकृति। ओके दोस्त, और क्या कहेंगे आप लोग, कहेंगे त्रिशूल, क्या कहेंगे, त्रिशूल की आकृति। क्या कहेंगे, यहाँ से ये त्रिशूल वगैरह की आकृतियाँ उन किस पे, उन सिक्कों पर गुदी हुई थी, छपी हुई थी। ओके दोस्त, यहाँ पर किसी कोई दोस्त, किसी कोई डाउट, नो डाउट, ओके, नो डाउट, नो डाउट। सिक्कों पर आकृति किस पे थी, ये सिक्कों पर थी। देख रहे हो भाई कितने अमीर हो रहे ये लोग। चले कोई नहीं। आप जानते हैं इस वंश के एक शासक हुए जिसका नाम है कनिष्क। बाकी शासकों हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। कनिष्क एक इंपॉर्टेंट शासक है, उसको हम लोग जान लेते हैं। कनिष्क ने क्या क्या कार्य किए, ये सब चीज़ हम लोग कनिष्क के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कनिष्क को आपके पेपर में बनता है, इस पे ऐसे एक प्रश्न बनता है, तो इसलिए कनिष्क को कर लो। क्या कहेंगे, कनिष्क, कनिष्क। ओके दोस्त, कनिष्क कब आया, 78 AD से लेके 110 AD तक। बोलो भैया आप तो उल्टा पढ़ा रहे, ऊपर क्यों नहीं पढ़ाया, भाई इसको नीचे पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे चल जाएगा। ओके दोस्त, क्या बोलेंगे, ये क्या, इसने शक संबत जारी किया। क्या उसका संगत जारी किया, इसने शक संबत, क्योंकि शक वंश का शासक था, इसने शक संबत जारी किया, जारी, या बोलेंगे चलाया, चला। इसी के समय शक संबत चला, कब चला, 78 AD में। आप लोग जानेंगे शक संबत कब चला, 78 AD में। ओके, पहले कौन सा था, विक्रम संबत, वो था विक्रम संबत, ये है शक संबत। कंफ्यूज मत होना दोस्त, वो विक्रम संबत है, ये शक संबत है। विक्रम संबत 57 AD में चला है, शक संबत चला 78 AD में। ओके दोस्त, क्लियर रहना यहाँ तक। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना कि भैया नहीं डाउट हो रहा है, ओके, तो मैं क्लियर करूँगा। चलिए दोस्त, इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर बता दो इसकी और चीज़ें बारे में। जैसे कि इसकी कितनी 2 राजधानियाँ थी। ओके, 2 राजधानी, कौन कौन सी 2 राजधानियाँ थी उनके बारे में बात करेंगे। ओके दोस्त, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क के समय क्या हुआ था, बौद्ध संगीति, कौन सी बौद्ध संगीति थी बताओ जरा, कनिष्क बताओ जरा मुझे, कनिष्क समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी और उस समय अध्यक्ष कौन था। ओके, इसकी क्या राजधानियाँ, राजधानी कितनी थी भैया, तो आप लोग कहेंगे 2 राजधानी थी। कितनी राजधानी थी, 2 राजधानी भैया कौन कौन सी थी, तो आप कहेंगे पहले तो मथुरा थी, पहले कहेंगे मथुरा थी। दूसरी भैया कौन सी थी, तो आप लोग कहेंगे दूसरी, कहेंगे आप लोग कौन सी कहेंगे, दूसरी कहेंगे पुरुषपुरा, पुरुषपुर का या पुरुषपुरा का है, क्या कहें, पुरुषपुरा। ओके, ये कहाँ पर, ये पेशावर में। ओके, कहाँ पर स्थित है, ये पेशावर में स्थित है। ओके दोस्त, ये थी इसकी राजधानी।
अब बात करते हैं दो राजधानी हो चुकी है। अब जैसे कि मैंने आपको पूछा था कि कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो आप लोग कहेंगे कनिष्क के समय दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, जिस संगति में क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था तो दो भागों में डिवाइड हो गया था। कौन से दो भाग थे? एक कहेंगे महायान और एक कहेंगे हीनयान। महायान और हीनयान में ये दो भाग में डिवाइड हो चुका था। ओके दोस्त, अगर इसके बारे में जानना है कि बौद्ध धर्म में क्या क्या हुआ था तो इसकी जो वीडियो है उसकी प्ले बटन में लगा दूंगा वीडियो की, ओके, लिंक, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा आप लोग। तो क्या कहेंगे इसके समय में फोर्थ बौद्ध संगति, क्या कहेंगे संगति। कौन सी बौद्ध संगति हुई भैया? फोर्थ बौद्ध संगति हुई। फोर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ? जैन धर्म बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया। कौन सा? महायान एवं हीनयान। महायान भैया हीनयान दो भागों में डिवाइड हो गया। ओके भैया, अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं थी उस समय के लिए, अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि दो व्यक्ति डिवाइड हो चुके थे। एक तो बौद्ध की शिक्षाओं पर चलते थे और एक बौद्ध की शिक्षाओं को कम मानते थे पर चलते थे, उनकी कुछ नई शिक्षाओं को मानते थे। ओके दोस्त, तो ये तो थी कुछ बातें कनिष्क के बारे में। और चीज़ें जानते हैं कनिष्क के बारे में क्या क्या चीज़ हुई हैं, बात कर लेते हैं और चीज़ें बारे में, जैसे गांधार कला के बारे में। ओके, किस किस के समय पे चली है? चलिए, गांधार कला किसके समय? कनिष्क के समय पे। क्या कहेगा? गांधार कला, गांधार कला। और कौन सी कला थी भैया? आप कहेंगे मथुरा कला। इन कलाओं का विकास हुआ इसके समय। कौन सा कला का? एक तो गांधार कला का और मथुरा कला का विकास हुआ इसके समय पे। किसके समय पे? कनिष्क के समय पे। और क्या हुआ भैया कनिष्क के समय पे? तो आप लोग कहेंगे कनिष्क के समय पे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। कौन से सिक्के? शुद्ध सोने के सिक्के। आप लोग कहेंगे भैया शुद्ध सोने के सिक्के। हाँ भैया, शुद्ध सोने के सिक्के। बड़ा सोना ही सोना था इन लोगों के पास। ओके दोस्त, आप कुछ भाई कहेंगे भैया सर मुझे भी मिल जाए थोड़ा बहुत। नहीं मिलेगा, मिलेगा, मेहनत करो, सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ मिलेगी। क्या? गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब। ओके दोस्त, तो उससे आप लोग कितना भी सोना खरीद लो। दरबारी, क्या कहेंगे इसके? दरबारी व्यक्ति कौन कौन से थे? तो दरबार में बहुत सारे व्यक्ति विद्यमान व्यक्ति थे। कौन से दरबार में? बहुत विद्वान व्यक्ति थे। बात करें कौन कौन से दरबार में विद्वान व्यक्ति थे? ओके दोस्त, अगर बात करें थोड़े इसके शुद्ध सोने के सिक्के में, तो इसके शुद्ध सोने का दिक्कत तो था, उस पर किसकी आकृति बनी थी? यूनानी, किसकी? यूनानी शासक, किसकी? हेलियोस क्लीज की। क्या बोलेंगे? हेलियोक्लीज, कहेंगे हेलियोक्लीज की तस्वीर उस पर बनी हुई थी। ओके सर, अब दरबारी के बारे में बात करते हैं। दरबारी कौन से थे पूरे? अश्वघोष। कौन से दरबारी रहे? इनके महत्वपूर्ण दरबारी जो रहे अश्वघोष रहे हैं। और कौन रहेंगे? अश्वघोष के बाद आप कहेंगे चरक। चरक कौन थे भैया बताओ? आप लोग कहेंगे चरक एक क्या थे? ये थे चरक संहिता जिन्होंने जारी करी। क्या कहेंगे? चरक संहिता। और एक डॉक्टर भी थे, चरक संहिता। चरक क्या थे? चरक एक वैद्य। ओके, और फिर बात करते हैं नागार्जुन। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन शून्यवादक के ज्ञाता है, जिन्होंने शून्यवादक दिया है। ओके, ठीक है। नागार्जुन, नागार्जुन क्या है? शून्यवाद, शून्यवाद दिया। ओके, शून्यवाद इन्होंने दिया। ओके दोस्त, नागार्जुन ने। ये क्या भारत का? इन्हें आइंस्टाइन भी कहते हैं। नागार्जुन को हम किस नाम से जानते हैं? भारत का आइंस्टाइन। ये इनको उपाधि है। क्या उपाधि है? भारत का आइंस्टाइन, ये इनको उपाधि दी गई है। क्या दी गई है? भारत का आइंस्टाइन किसको दी गई है? आप कहेंगे नागार्जुन को। नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो आप कहेंगे कनिष्क के दरबार में नागार्जुन रहा करते थे। ओके दोस्त, एक दो बातें और हैं, फिर बात खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्त, यहाँ तक किसी दोस्त को कोई डाउट हो तो मुझे बता दे। ओके दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं।
आप जानते हैं एक शासक जिसे हम बोलते हैं वसुमित्र, क्या कहते हैं, वसुमित्र। सॉरी, वसुमित्र भी क्या थे, वसुमित्र भी इनके दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में, आप लोग कहें कनिष्क के दरबार में। कौन, वसुमित्र। ओके दोस्त, आप बता जानते हैं इसके जो कनिष्क था, कनिष्क ने कौन कौन से नगरों की स्थापना करी। तो आप लोग कहें कनिष्क ने कौन कौन से नगर बसाए, तो आप कहें कनिष्कपुरा, कहें कनिष्कपुर, कनिष्कपुर, पुर कहें या पुरा कहें। ओके, कनिष्कपुर और सिक्कप। ये भैया कहाँ पर बताए, तो आप लोग कहें कश्मीर में। ये कहेंगे आप लोग कश्मीर में ये सारे गांव बसाए। ओके दोस्त, अब क्या बात हुई, ये हमारा टॉपिक हो गया यहाँ पे क्या, डी एंड। ओके दोस्त, यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाएगा डी एंड। हम लोग यहाँ पे सारा शक वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद पल्लव पहलव ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके दोस्त, यहाँ तक किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम, अगर हाँ तो यस कमेंट बॉक्स में यस लिखें, यस थंब बना के भेज दें, कुछ भी कर सकते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा ये जो मैंने सारा समझाया आपको समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया प्लीज़ डू कमेंट करो, मैं उसमें बताऊंगा, आप लोगों को दोबारा बताऊंगा कि भैया नहीं समझ में आया, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा आपको अच्छे से कि क्या था कैसे था। ओके दोस्त, तो जब तक आपके दिमाग में अच्छे से फिट नहीं हो जाए तब तक मैं आपको हर बार समझाता रहूँगा दोस्त। समझने की जिम्मेदारी आपकी, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब फिर बिल्कुल ही मदबुद्धि होगा जो नहीं समझना चाहता, फिर वह इसको कुछ नहीं हो सकता, फिर इसका भगवान मालिक या अल्लाह मालिक। ओके दोस्त, चलिए उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।